हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चरल कंट्रोल में ही पार्ट थर्ड, जो कि इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिसमें आपका पहला पॉइंट था प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ डिजीज़ फ्री प्रोपोगेटिंग मटेरियल का, और दूसरा आपका था एडजस्टमेंट ऑफ क्रॉप कल्चर टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़। तो दोनों वीडियो लेक्चर आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर थर्ड, जो कि आपका क्रॉप कल्चर में ही तीसरा पॉइंट जो आपका है क्षेत्र या खेत तथा पादप स्वच्छता या सफाई, फील्ड एंड प्लांट सैनिटेशन। अर्थात ये आपके जो स्वच्छता या सफाई एक प्रोफाइलेक्टिक विधि है, अर्थात रोग निरोधी विधि है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि खेतों, गोदामों और जो आपके पौधे होते हैं वहाँ पर निवेश द्रव्य या जो इनोकुलम उपस्थित होता है उसको नष्ट करना अथवा उसकी मात्रा को वहाँ पर कम करना, जिससे हम जो हमारे अन्य स्वस्थ पौधे हैं वहाँ पर रोग को फैलने से रोक सकें। तो इसमें पहला आपका पॉइंट है शस्यावशेष अथवा फसल के मलबे का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू और क्रॉप डेब्रिस। अर्थात जो भी आपके फसल को हार्वेस्ट करने के बाद खेत में शस्यावशेष या क्रॉप रेसिड्यू या आपका क्रॉप डेब्रिस अर्थात फसल का मलबा बचता है, उसको हम मैनेजमेंट करते हैं या प्रबंध उसका कैसे करते हैं उसको हम, क्योंकि आपके जो पैथोजेंस होते हैं वो रोगग्रस्त भाग आपके प्लांट पर जो मलबा होता है वहाँ पर मौजूद होते हैं, और इसको हमको वहाँ पर इनकी संख्या को नष्ट करना होता है, इनकी संख्या को कम करना होता है। तो ये जो भी आपके पैथोजन आपके फसल के अवशेष पर बचे होते हैं उनको किसी गड्ढे में ले जाकर जो फसल का अवशेष है उसको दबा दिया जाता है या फिर इसको जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो फसल का अवशेष है या मलबा है उसको हम ले जा कर के नष्ट कर सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पैथोजेंस या रोगजनक के इनोकुलम को हम कम कर सकें। इसमें आपके विभिन्न प्रकार के रोगजनक जैसे आपके जो मक्का, ज्वार, बाजरा, मटर, अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू या मृद रोमिलास्ता काज करने वाले पैथोजेंस हैं, या आपके क्रूसीफर में जो वाइट ब्लिस्टर लगता है, श्वेत फफोला, या फिर आपके जो धान्य हैं, सीरियल्स हैं, एवं बाजरा में जो अर्गट डिजीज़ लगता है, इनके ओ स्पोर हैं या स्क्लेरोसियम है वो आपके खेतों में ही रोगी पौधों के साथ छूट जाते हैं। या फिर आपके जो सोलेनेसियस क्रॉप में अर्ली ब्लाइट लगता है जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, तो उसमें भी आपके मलबे पर डॉर्मेंट अवस्था में इसके कोनेडियम उत्तरजीवित हो सकते हैं। या फिर जो आपके विल्ट लगते हैं या आपके रॉट डिजीज़ लगते हैं उनके भी पैथोजन आपके प्लांट डेब्रिस पर या फसल के जो अवशेष हैं उस पर मौजूद हो सकते हैं, तो उनको नष्ट करना होता है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है रोगी पौधों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ प्लांट। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके रोगग्रस्त पौधे होते हैं उनको उखाड़ कर फील्ड से बाहर कर सकते हैं। अगर आपके जो सीरियल्स क्रॉप या फिर जो आपकी क्रॉप्स लगी हुई हैं अगर उसमें कोई भी आपका इन्फेक्टेड प्लांट दिखता है तो निगरानी के दौरान उस प्लांट को हम उखाड़ कर अलग नष्ट कर सकते हैं, ले जाकर नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस मौजूद हो सकते हैं, जो कि आपके इस बार तो कम उनका प्रकोप हो सकता है, लेकिन अगले वर्ष वहाँ पर पैथोजेंस की संख्या बढ़ सकती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ और बहुत अधिक मात्रा में रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें आपका एक रोगोइंग के द्वारा हम कर सकते हैं, अर्थात जो भी प्लांट्स हैं उसको इंस्पेक्शन के दौरान हम उखाड़ कर नष्ट कर दें, या फिर जो आपके बड़े प्लांट हैं उसमें हम प्लांट के पार्ट को हटा सकते हैं, या फिर जो उसके भाग वगैरह हैं उसको वहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपका रोग का प्रकोप कम हो सके। जैसे आपके जो अंगूर है, आपका आड़ू है, सेब है, चेरी है, तो इन सब में आपके जो फ्रूट वाले प्लांट हैं वहाँ पर उसके पार्टों को जिस भी शाखा में आपका इन्फेक्शन हुआ है उस शाखा को काट के हटा दिया जाता है और उनको नष्ट कर दिया जाता है, जिससे आपके पैथोजेंस की संख्या वहाँ पर आपके फील्ड में बढ़ नहीं पाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है सिंचाई का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर।
इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि जब भी आप सिंचाई करते हैं तो अगर कोई भी आपका संक्रमित फील्ड होता है, मान लीजिए ये आपका संक्रमित फील्ड है और यहाँ पर आपका स्वस्थ फील्ड है, अगर इस संक्रमित फील्ड से आपका पानी दूसरे फील्ड में जाता है तो इसके साथ बहुत प्रकार के पैथोजन सब इसी नाली या जो भी चैनल होता है उसके माध्यम से आपके स्वस्थ फील्ड में भी पहुँच जाते हैं। ये अधिकतर जो आपके फलों उद्यानों में इस प्रकार की सिंचाई थाला विधि में करते हैं कि एक जो थाला यहाँ पर बना होता है, फिर अगला थाला यहाँ पर, तो जो थाले से थाले के द्वारा अगर पानी को हम भेजते हैं तो उस कंडीशन में आपके पैथोजन्स एक प्लांट में अगर लगा हुआ तो दूसरे प्लांट में भी आसानी से पहुँच जाता है। तो हमें सिंचाई का भी प्रबंध करना चाहिए, किसी ऐसे रोगग्रस्त भाग से अपनी सिंचाई की नाली नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके जो स्वस्थ फील्ड होते हैं वहाँ पर भी पैथोजन्स आसानी से पहुँच जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है सस्य या फसल मुक्त अवधि एवं फसल मुक्त क्षेत्र, क्रॉप फ्री पीरियड और एंड क्रॉप फ्री जोन। इसमें अधिकतर जो आपके छोटे गौण महत्व वाली फसलें होती हैं वहाँ पर जो पैथोजन्स आपके अटैक करते हैं उनका एक बहुत छोटा ही होस्ट रेंज होता है, और यहाँ पर हम फसलों को फसल से मुक्त रखकर हम पैथोजन्स को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके बड़े फील्ड्स हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर मान लीजिए एक आपका फील्ड यहाँ पर है और बगल में आपका पड़ोसी का दूसरा फील्ड है, तो वो आपका साथ ना दे, तो यहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं कि आपके पैथोजन्स का हम विलोपन ना कर सकें। लेकिन इसको हम सहकारी प्रयास से हम जो भी फील्ड्स हैं 1-2 साल वहाँ पर फसलों को ना उगाएं सहकारी रूप से, तो वहाँ पर पैथोजन्स के लिए अगर होस्ट प्लांट नहीं रहता है तो वहाँ पर आपके रोगजनक भूखों मर जाते हैं, अर्थात उनका विलोपन हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्रलोभक फसलें, फास्ट सस्य, फांसू फसलें एवं विरोधी फसलें अथवा शत्रु पौधे, डिकोय क्रॉप्स, ट्रैप क्रॉप्स एंड एंटागोनिस्टिक क्रॉप्स आर एनेमी प्लांट्स। तो जो आपके प्रलोभक फसलें होती हैं वो आपके बेसिकली नॉन होस्ट क्रॉप्स होती हैं, जिनको खेत में मुख्य रोगग्राही फसल उगाने से पहले ही सॉइल बॉर्न पैथोजन्स के संक्रमण विभव को व्यर्थ करने के उद्देश्य से उगाया जाता है, और वहाँ पर परपोषी पौधे की अनुपस्थित में जो आपके कवक के स्पोर वगैरह होते हैं या फिर इनके डॉर्मेंसी अवस्था में प्रोपोग्यूल्स पाए जाते हैं, या फिर आपके सूत्रकृमियों के डिंबक हो सकते हैं, या फिर परजीवी पौधों के बीजों के बीज हो सकते हैं, ये आपके सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं और होस्ट क्रॉप ना मिलने के कारण ये आपके पैथोजन्स वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा है पात सस्य फासू फसलें। पात सस्य फासू फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो कि आपके रोगजनक के प्रति बहुत ही अधिक रोगग्राही होती हैं, और इनको खेत में मुख्य फसल बोने से पहले ही रोगजनक को आकर्षित करने के उद्देश्य से उगाया जाता है, और जब पैथोजन्स अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने वाला होता है तो उससे पहले ही उसकी जो पैथोजन्स की लाइफ साइकिल पूरी ना हो उससे पहले ही हम वहाँ पर ट्रैप क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर इनको जुताई करके वहीं पर नष्ट कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पर पैथोजन्स की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने जो प्रोजनीज है वो वहाँ पर तैयार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पैथोजन्स की संख्या वहाँ पर कम हो जाती है। इसके बाद हमारा शत्रु पौधे या एंटागोनिस्टिक क्रॉप्स आर एनेमी प्लांट्स। तो ये आपके जो विरोधी या शत्रु फसलें होती हैं जो कि आपके पैथोजन्स को नष्ट करने के लिए उगाई जाती हैं, क्योंकि ये आपके जो शत्रु फसलें हैं ये कुछ अविषालु, इनकी जो जड़ें होती हैं कुछ अविषालु यौगिकों का श्रावण करती हैं, जिससे आपके पैथोजन्स पर विषैला प्रभाव पड़ता है और पैथोजन्स वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। जैसे सरसों की फसल है अगर क्रूसीफेरी में, तो इसकी जातियाँ को अगर हम उगाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के नेमेटोड्स भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर कवक पाए जाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, या फिर आपके गेंदा है, तिल है, सतावर है, इनकी भी जातियाँ नेमेटोड्स को मारने का कार्य करती हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है खरपतवार, समपार्श्विक एवं ऐच्छिक परपोषी पौधों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वीट, कोलेट्रल एंड वॉलंटियर होस्ट प्लांट।
सबसे पहले हम जो खरपतवार आपके फील्ड पर या फिर आपके फील्ड के चारों तरफ पाए जाते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है या नष्ट किया जाता है, या फिर आपके जो समपार्श्विक या कोलेट्रल होस्ट होते हैं, ये आपके जो कोलेट्रल होस्ट होते हैं ये बेसिकली आपके उसी प्रकार के पौधे या उसी से संबंधित उसी की जंगली जातियाँ हो सकती हैं या उसी के जीनस के हो सकते हैं। ऐसे पौधों को हम कोलेट्रल होस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे आपके गन्ने में जो कंड लगता है या फिर मृद रोमिल आस्था लगता है, इसका जो कोलेट्रल होस्ट है आपकी कांस घास है या मूंज घास है, उस पर इसके पैथोजन्स अपना आश्रय लिए रहते हैं और जब वहाँ पर होस्ट प्लांट आपका आ जाता है गन्ना मेन होस्ट प्लांट, तो उस पर ये पैथोजन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, वहाँ पर चले आते हैं। नहीं तो अगर वहाँ पर होस्ट प्लांट नहीं होता है तो इन्हीं जातियों पर ये वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो खरपतवारों में आपका जैसे वीड्स में जो आपके पैथोजन्स होते हैं इनकी जंगली जातियों पर पाए जाते हैं, या फिर ऐसे ही दूसरे अन्य पौधे पर इनके पैथोजन्स वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद वॉलंटियर होस्ट प्लांट ये क्या है, जो आपके पूर्ववर्ती फसल, जैसे इस बार आपने कोई फसल बोई हार्वेस्ट की और हार्वेस्ट के बाद उसमें कुछ उसके बीज गिर गए पौधों के, तो वही अगले साल फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं जब उनका समय आता है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए आपने वहाँ पर फील्ड में जो मेन क्रॉप थी उसको नहीं बोया हुआ है, तो ये जो गिरे हुए बीज हैं ये इस बार जर्मिनेट हो जाते हैं और जो पैथोजन्स आपके मृदा में पाए जाते हैं उनके लिए ये आश्रय का कार्य करते हैं और इसी पर आपके पैथोजन्स पुनः जर्मिनेट होते हैं और वहाँ पर अधिक मात्रा में रोग अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण वो अगली फसल में जब आप एक साल बाद गैप करके वहाँ पर फसलों को बोते हैं तो ये अधिक रोग वहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कटाई या तोड़ाई का समय एवं प्रक्रियाएं, हार्वेस्टिंग टाइम एंड प्रैक्टिसेस। तो जो भी हमारे फसलों की कटाई का समय है और प्रैक्टिसेस हैं उसको उचित समय पर करनी चाहिए और उचित विधियों के साथ करना चाहिए। अगर हम फसलों को अगर उचित समय पर नहीं हार्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपके पैथोजन्स अधिक मात्रा में उपज के साथ जा सकते हैं। जैसे आपके फल एवं सब्जी हैं उनके साथ वो दूर तक जा सकते हैं या उन पर उपस्थित होते हैं, तो उनकी संख्या वहाँ पर अधिक भी हो सकती है। अगर हम अधिक नम मौसम में हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस कंडीशन में पैथोजन्स आपके अधिक सक्रिय रहते हैं और उनकी संख्या वहाँ पर अधिक हो सकती है, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी में पैथोजन्स आपके बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। या फिर आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं फलों की, तो उसमें मान लीजिए आपके किसी भी फल में नाखून लग गया तो उसके माध्यम से भी वहाँ पर फलों के सड़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब मौसम आपका ड्राई हो तभी फसलों की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और उनकी जो हार्वेस्ट करने की प्रक्रियाएं हैं वो भी उचित ढंग से करनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। अगर क्षति होती है तो पैथोजन्स आपके फलों के साथ फलों पर टच हो जाते हैं या उस पर उपस्थित होते हैं और वो आपके फलों को सड़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है रोगवाही कीटों का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट वेक्टर। अर्थात जो इंसेक्ट वेक्टर होते हैं जो आपके पैथोजन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें अधिकतर इंसेक्ट वेक्टर आपके वायरल इन्फेक्शन को, इसके अलावा आपके माइक्रोप्लाज्मा को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैलाने का कार्य करते हैं, तो इनको नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा एक और आपका पॉइंट था एकांतर परपोषियों का उन्मूलन या इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट। तो जो आपके अल्टरनेट होस्ट क्या होते हैं, जो आपके प्राथमिक परपोषी पौधा होता है उसके बाद जो द्वितीयक आपका परपोषी पौधा होता है उसे ही हम अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। जैसे किसी भी प्लांट का मुख्य जो होस्ट है आपका, मान लीजिए इसमें जैसे आपका रस्ट लगता है जो कि आपका व्हीट में लगता है। अब वो रस्ट जो पैथोजन आपका पैक्सीनिया है वो आपके व्हीट में
डिजीज़ काज करता है, जो कि उसका ये मेन होस्ट प्लांट है। इसके अलावा इसके जो द्वितीयक परपोषी पौधे होते हैं, जो कि आपके जैसे आपका बर्बेरिस है, महोनिया है, महो बर्बेरिस है, इसके अलावा थैलिक्ट्रम है, इन पर इनके पैथोजेंस पक्सीनिया की जो अन्य अवस्थाएं होती हैं, स्टेजेज होती हैं, वो इस प्लांट पर पूरी होती हैं। अपनी लाइफ साइकिल ये 2 प्लांटों पर पूरी करते हैं। तो अगर इनके हम एकांतर जो परपोषी हैं, अल्टरनेट होस्ट हैं, अगर उनको हम नष्ट कर दें तो आपके रस्ट पैथोजन पूरी तरीके से वहाँ पर नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनको सेकेंडरी होस्ट नहीं मिलेगा तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो आपके नष्ट हो जाएंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।